आज की इस वीडियो से आप लोग ये जानेंगे जीन क्या है, क्या उसका कोई स्ट्रक्चर होता है, जीन कैसे काम करता है। ये सारी चीज़ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जीन क्या है। जीन एक्चुअली में अगर उसकी मॉर्फोलॉजी को समझा जाना चाहिए तो उसकी मैं बता देता हूँ, कोई मॉर्फोलॉजी नहीं है जैसे सॉफ्टवेयर या किसी तरह की कोडिंग। तो ये बेसिकली न्यूक्लिक एसिड में एक कोडिंग होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जीन जो है एक स्पेसिफिक सेगमेंट होता है डीएनए में, जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, ख़ास करके किस तरह की प्रोटीन को बनाना है और किस तरह के बायोलॉजिकल फंक्शन को करना है। ए जीन इज़ ए स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कंटेन्स इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग ए पार्टिकुलर प्रोटीन और परफॉर्मिंग स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन। ओके, अब जीन को कहा जाता है कि ये एक यूनिट ऑफ हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन है जो कि पेरेंट्स से बच्चे में आता है। ये बात भी सही है। तो जो भी ट्रैट्स होता है या जो आइज़ का कलर हुआ या चेहरे का या बोलचाल या बिहेवियर, जो चीज़ भी होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जीन होता है। तो हम कह सकते हैं कि जीन एक इंस्ट्रक्शन सेट है जो स्टोर्ड होता है डीएनए के अंदर, जो इसलिए बना होता है कि हमारी लाइफ को प्रॉपरली कंट्रोल कर सके। बॉडी के सारे फंक्शनैलिटी उसी पे डिपेंड करती है, और अगर जीन में गड़बड़ी होती है तो बीमारी डेवलप करती है। इसीलिए आज जीन थेरेपी की भी बात हो रही है। अब जीन शब्द का ओरिजिन क्या है? जीन शब्द ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है जीनोस। इसके कई मतलब निकलते हैं, जैसे बर्थ, रेस, ऑफस्प्रिंग या ओरिजिन। ये जो टर्म है जीन, इसको इंट्रोड्यूस किया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था विलियम जॉनसन 1909 में। तो ये जो शब्द है जीन, ये लिटरली इसका मीनिंग अगर निकाला जाए, ओरिजिन कह सकते हैं, है ना, या जो जन्म देता हो, जो जन्म देने वाला हो। आप देख सकते हैं कि इसका काम क्या है कि प्रोटीन को बनाना, ये जन्म देता है, इसीलिए इसको जीन कहते हैं। जैसे कि एक सीड है और वो उसके अंदर क्षमता होती है एक प्लांट को जन्म देने की, इसी तरह जीन में भी ये खूबी होती है कि वो किसी स्पेसिफिक तरह के प्रोटीन को बनाए जो बॉडी के लिए कोई इसेंशियल वर्क को परफॉर्म करे, या तो सेल को रिपेयर करना। ऐसे तो अगर प्रोटीन को देखा जाए तो बहुत प्रकार के होते हैं और सबके अलग अलग काम होता है और सब हमारे लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब जीन जो है मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जेनेटिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है और जीन डिटरमाइन करती है बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो या ह्यूमन हो। तो जीन से क्या क्या चीज़ इन्फ्लुएंस होती है, देखिए। सबसे पहले आपके आँख की कलर हो गई, बाल का कलर हो गया, ब्लड का ग्रुप हो गया,
व्यक्ति के हाइट की बात हो जाती है, स्किन का कलर हो जाता है, मेटाबॉलिज्म होता है, इंटेलिजेंस हो जाता है और फिजिकल स्ट्रेंथ। और इसके अलावा आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन, जो आपका फिंगरप्रिंट लिया जाता है, थंब का इम्प्रेशन, हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, ठीक है। और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो जेनेटिकली एक माँ बाप से उनके बच्चों में आती है। तो जीन का बहुत सारा इम्पॉर्टेंस है और जीन के गड़बड़ी से बहुत सारे प्रॉब्लम भी होते हैं, इसलिए कि कुछ डिजीज़ भी चली आती है, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गया, है ना, या और भी बहुत सारी ऐसी एनोमली है जो जेनेटिकल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्पेशल फीचर आपको मैंने बता दिया कि जीन क्यों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दीज कैरेक्टरिस्टिक आर कॉल्ड ट्रेट्स एंड आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रेन। बहुत छात्रों को ये कन्फ्यूजन होता है कि डीएनए तो सही है, लेकिन ये जीन क्या होता है, ये देखने में कैसा लगता है, क्या होता है। तो मैं इसको ऐसे बता देता हूँ कि डीएनए को एक बहुत बड़ी किताब समझ लीजिए, कोई पुस्तक समझ लीजिए। तो पुस्तक का क्या होता है, एक फिजिकल फॉर्म होता है। तो डीएनए एक कंप्लीट बुक है, उसका एक फिजिकल फॉर्म है। और अगर बुक के अंदर चैप्टर्स की बात करते हैं तो उसके में जो चैप्टर है वो लिखा रहता है, ठीक है, उसको हम लोग जीन कहते हैं। और उसके एक सेंटेंस को हम लोग जेनेटिक कोड कहते हैं। और ये जो जेनेटिक कोड है वो ATGC इस तरह होता है, एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन और साइटोसिन। चलिए इसी बात को और अच्छे से समझते हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि जीएनए कंटेन इनेट बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड। और वो जो जेनेटिक कोड है वो कोई स्पेसिफिक काम करे। जैसे हमारे ब्रेन के अंदर एक मेमोरी है ना, जिसमें बहुत सारी चीज, लेकिन ये एक ऐसी मेमोरी, एक ऐसा, इसको मेमोरी नहीं कहा जाता है, इसको बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कहा जाता है, जो कोडिंग के ज़रिए सेट रहती है। जैसे कंप्यूटर में 0 और 1 का इस्तेमाल होता है, एग्जैक्टली उसी तरह यहाँ पर ATGC का इस्तेमाल होता है। These 4 letters form the language of life. They are arranged in specific sequence to create protein and control our traits and function. तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि गॉड ने हमारे डीएनए को पढ़ा लिखा करके तैयार किया है, और उसके लिए 4 लेटर बड़ा इम्पॉर्टेंस रखता है। जैसे कंप्यूटर सारे काम तो कर लेता है, लेकिन 0 और 1 का यूज़ करके। तो हमारे जो डीएनए है उन्होंने PhD किया हुआ है, और सिर्फ वो 4 लेटर है, एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन और साइटोसिन। और इसी को हम लोग लेटर में ATGC कहते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पेयरिंग रूल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि A का पेयर हमेशा T के साथ होगा, G का हमेशा C के साथ, एग्जैक्टली उसी तरह जैसे एक ताला अपनी ही चाबी में लगता है। और ये जो पेयरिंग होती है डीएनए की, ये स्टोर करता है और कॉपी करता है इंफॉर्मेशन को काफ़ी एक्यूरेटली, ओके। अब चूँकि ATGC को हम लोग अगर लेटर समझते हैं, तो कोई भी लेटर लिखने के लिए इंक की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वो एक
पेपर में स्टोर हो जाता है कि वो क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है। इसी तरह ये कोई इंक तो नहीं है, तो नेचर ने स्पेशल केमिकल मॉलिक्यूल्स को, जिसको नाइट्रोजेनस बेस कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया है यहाँ पे। और ये सिंपली केमिकल लेटर्स समझ लीजिए इसको। ओके, अब हम लोग चर्चा करेंगे कि द ब्लू प्रिंट इनसाइड डीएनए, दैट इज जीन। ओके, तो ये जो जीन है इसके अलग अलग पार्ट होते हैं, भाग होते हैं, और हर का स्पेसिफिक जॉब होता है। तो चलिए इसको तोड़ तोड़ के समझते हैं। इसमें प्रोमोटर होता है, एक्सॉन होता है, इंट्रॉन होता है और टर्मिनेटर होता है। प्रोमोटर को समझ लीजिए कि ये सिग्नल देता है किसी काम को करने के लिए, ठीक है। ये स्टार्ट करने के लिए सिग्नल देता है सेल को कि कहाँ से जीन को कब क्या करना है, ठीक है। एक्सॉन जो भाग होता है वह वो भाग होता है जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन होते हैं, यानी कि सेम वो जगह जहाँ पे कोडिंग की गई है। और इंट्रॉन जो है दो एक्सॉन के बीच के जगह को कहते हैं, जो कि समझिए उसमें कोई कोडिंग नहीं रहती, नो कोडिंग वाला जो पार्ट होता है उसको इंट्रॉन कहते हैं, ठीक है। और टर्मिनेटर जो है ये स्टॉप सिग्नल वाला भाग होता है। यहाँ पर की जो कोडिंग होगी वो क्या चीज़ की रहेगी कि सिग्नल को स्टॉप करो और यहाँ पे ये काम अब बंद किया जाए। जैसे मैंने फ़ैन ऑन किया, अब मैं इस रूम से निकल रहा हूँ तो स्विच ऑफ कर दूंगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्सॉन बिल्कुल फंक्शनल है, क्योंकि वो रीजन कोडिंग वाला रीजन होता है। और mRNA में ये पहुंच जाता है, मैच्योर mRNA में, और उसके बाद mRNA मैसेज को लेकर के जाता है राइबोसोम के पास, और फिर उससे अटैच होता है और फाइनली प्रोटीन का निर्माण होता है। इंट्रॉन्स नॉन कोडिंग पार्ट वाला भाग होता है जीन में। जैसे कि कागज़ पे लिखते हैं, दो शब्द के बीच में हम स्पेस बार दबाते हैं या स्पेस देते हैं, एग्जैक्टली उसी तरह ये खाली स्थान है, इसलिए ये नॉन फंक्शनल भी होता है। और ये कोई भी ऐसा इंस्ट्रक्शंस नहीं रखता प्रोटीन बनाने के लिए। और आरएनए प्रोसेसिंग के टाइम ये रिमूव कर दिया जाता है, जिसको हम लोग स्प्लेसिंग कहते हैं। तो स्प्लेसिंग जब होता है तो ये भाग रिमूव हो जाता है। फ्रॉम जीन टू प्रोटीन, जिसको हम कहते हैं द सेंट्रल डॉगमा, ये इसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ है। अभी नए रिसर्च के अनुसार ये बताया जा रहा है कि प्रोटीन से भी प्रोटीन बन सकता है, लेकिन जो सेंट्रल डॉगमा चला आ रहा है वो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो उसमें क्या है, सेंट्रल डॉगमा ये बताता है, ये एक्सप्लेन करता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है डीएनए से आरएनए, आरएनए से फिर बनता है प्रोटीन। तो डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होने के फेज़ में एकदम कॉपी बन जाता है आरएनए, और ये जो आरएनए है इसमें स्प्लेसिंग होता है और उसके बाद फिर फर्दर प्रोटीन का निर्माण होता है। तो स्प्लेसिंग के समय क्या होता है कि जितने भी इंट्रॉन हैं वो हट जाते हैं वहाँ से, उनको कटिंग करके वो निकल जाते हैं, ठीक है। तो इंट्रॉन वहाँ से हट जाएंगे और सिर्फ एक्सॉन रहेगा, जैसे एक्सॉन 1, एक्सॉन 2, एक्सॉन 3 एंड सो ऑन, ठीक है। और उसके बाद ये बन जाता है मैच्योर आरएनए और ये रेडी हो जाता है ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है।
अब ये जो मैसेज ले करके आरएनए जाता उसको हम लोग मैसेंजर आरएनए कहते हैं, और ये फाइनल प्रोसेस्ड आरएनए मॉलिक्यूल होता है जो जेनेटिक इंस्ट्रक्शन को डीएनए से लेते हुए राइबोसोम तक जाता है। जैसे कि उसका कॉपी करा और उसको कॉपी करके फिर जाके राइबोसोम के पास पहुंच जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जेनेटिक कोड क्या होता है। सिंपल सी बात है, जेनेटिक कोड सेट ऑफ रूल्स है जो सेल के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है ना, और ये mRNA के द्वारा मैसेज को पहुंचाया जाता है राइबोसोम तक कि कौन सी अमीनो एसिड बनेगी, है ना, नेक्स्ट स्टेप में। तो ये जो कोड होता है ये ट्रिपलेट्स कोडोन्स कहलाते हैं, यानी कि AUG हो या GCU हो, है ना, ट्रिपलेट कोड इसीलिए कहलाते हैं। तो हर एक कोडोन स्पेसिफिक खास प्रकार के एक ही अमीनो एसिड का निर्माण करता है, और इस प्रकार अलग अलग तरह के प्रोटीन बनते हैं। अब तक तो बहुत कुछ समझ गए होंगे, तो इस स्लाइड से ये समझिए कि जो प्रोटीन जो बनती है उसी प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रांसलेशन का काम होता है वहाँ पे 3 मेन प्लेयर होते हैं। पहला हुआ राइबोसोम, ठीक है, जो राइबोसोम को समझ सकते हैं कि प्रोटीन को बनाने की एक फैक्ट्री है। दूसरा हो गया mRNA, और तीसरा हो गया tRNA। ये एक डिलीवरी बॉय की तरह काम करता है, और ये क्या करेगा, करेक्ट अमीनो एसिड को राइबोसोम तक लाएगा कि स्पेसिफिक प्रोटीन बने। और आपको मैं ये बता भी देता हूँ कि प्रोटीन का बिल्डिंग जो होता है, जो बनता है, ये अमीनो एसिड, बहुत सारे जब अमीनो एसिड आपस में मिलते हैं तो प्रोटीन बनता है, और अलग अलग तरह के अमीनो एसिड जब मिलेंगे, इसीलिए हम कह सकते हैं कि पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड जब आपस में मिलेंगे तो प्रोटीन बनाएंगे। तो अब बात होती है कि ये जो प्रोटीन है ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वास्ट रेंज ऑफ फंक्शन जो है बॉडी का वो डिपेंड होता है प्रोटीन पे, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, हेल्दी हैं और लगातार कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो रही बात कि ये प्रोटीन कितने तरह के होते हैं और ज़रूरत है हमारे शरीर को। पहला, एंजाइम प्रोटीन का बना होता है, ठीक है, तो जो भी केमिकल रिएक्शन है उसको जल्दी जल्दी कराएगा। स्ट्रक्चरल प्रोटीन वो प्रोटीन है जो सपोर्ट करता है सेल या टिश्यू को, जैसे कि कोलेजन जो स्किन में मौजूद है, या क्रिएटिन हेयर में मौजूद है या नेल में मौजूद है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर वो कैरी करता है ऑक्सीजन को, जैसे कि हीमोग्लोबिन, तो ये 2 शब्द से बना हुआ है, हेमाटीन एंड ग्लोब्यूलिन। तो ग्लोब्यूलिन यहाँ पे प्रोटीन है, ठीक है, वो ऑक्सीजन को ये कैरी कर रहा है, ठीक है, और हेमाटीन बेसिकली आयरन हो गया। अब एक प्रोटीन, स्टोरेज प्रोटीन की बात करते हैं, जो स्टोर करता है, स्टोर अमीनो एसिड को स्टोर करे या आयरन को स्टोर करे, इस तरह के भी प्रोटीन होते हैं। कुछ मूवमेंट वाले प्रोटीन होते हैं, जैसे कि एक्टिन और मायोसिन, जो हमारे मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मदद करते हैं। कुछ सिग्नलिंग प्रोटीन होते हैं जो मैसेज को सेंड करते हैं, है ना, कोऑर्डिनेट कराने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अगर बात करें तो इंसुलिन हो गया जो सिग्नल को भेजता है ना, कि ग्लूकोज को एब्जॉर्ब किया जाए। इसके अलावा डिफेंसिव प्रोटीन में जो हमारे इम्यून सिस्टम में जो प्रोटीन होते हैं वो इम्यून के लिए काम करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ में, जैसे कि एंटीबॉडी जो पैथोजन से फाइट करता है। और
एक हो गया रेगुलेटरी प्रोटीन, वो कंट्रोल करता है जीन के एक्सप्रेशन को और अदर इम्पॉर्टेंट प्रोसेस में ये काम करता है, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो टर्न कर देता है जीन को ऑफ करने में, स्विच ऑफ या स्विच ऑन करने में। ओके, तो अब हम लोग अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारा मसल हो गया, हमारा ब्लड हो गया, हमारा इम्यून सिस्टम हो गया, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया और हमारा मस्तिष्क हो गया। अब जीन की बात हो और म्यूटेशन की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन को ऐसे समझ लें कि जो जेनेटिक कोड है जो नेचर ने दिया है कोडिंग करके, है ना, उस कोड में बदलाव हो जाए। जैसे कि माँ बाप ने किसी बच्चे का नाम रखा सुमित, लेकिन उसका मित्र जो है बुला दे उसको सुमितवा, तो क्या हुआ? उसके नाम में हो गया बदलाव। इसी तरह डीएनए के जो सीक्वेंस में ए, टी, जी, सी, है ना, अब सी के जगह पर टी आ जाता है और उसके बाद फिर टी आता है, फिर ए, जी आ जाता है, तो वो क्या हो गया? म्यूटेड डीएनए सीक्वेंस। तो ये जो लेटर है वो कंटिन्यू कर गया, टी के बाद फिर टी आ गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन से डीएनए के सीक्वेंस में बदलाव होता है ना, और ये नेचुरली अकर हो सकता है, ये बेनिफिशियल भी हो सकता है इत्तेफाक से। जैसे सुमितवा प्यार से बोला, लेकिन सुमितवा गुस्सा के बोला, तो वही चीज़ है कि बेनिफिशियल हो सकता है। जीन म्यूटेशन से छोटा सा पौधा लगाया गया, गमला में ही बड़ा बड़ा पपीता का फल हो गया, तो वो म्यूटेशन हुआ, लेकिन वो गुड टाइप का म्यूटेशन है जो बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए हो सकता है। लेकिन कुछ हार्मफुल हो जाता है, कुछ न्यूट्रल होता है कि हुआ भी लेकिन कोई ख़ास फ़र्क मेरे को नहीं पड़ा, और हार्मफुल कैंसर जैसी चीज़ हो गई, ये सब चीज़। अब म्यूटेशन को 3 भागों में बांटा गया है। म्यूटेशन को 3 टाइप में, तो सबसे पहला आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है कि एक लेटर में बदलाव हो जाता है ना, तो वो भी म्यूटेशन हुआ, उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। बदले में उसके कोई दूसरा लेटर आ गया जो कि नहीं होना चाहिए था। दूसरा हो जाता है इंजर्शन। इंजर्शन में क्या होता है कि वहाँ पर एक लेटर आके ऐड हो गया एक्स्ट्रा, जैसे SUMIT, है ना, और उसमें एक और S लगा दे लास्ट में, ठीक है, तो या सेंटर में, तो इसमें क्या हो गया? बदलाव हो गया, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एडिशन हो गया, इसको कहते हैं इंजर्शन। और डिलीशन होता है लास्ट, जिसमें क्या होगा कि एक लेटर ही रिमूव हो जाएगा। तो ये 3 तरह की घटना घट सकती है म्यूटेशन के दौरान: सब्स्टिट्यूशन, इंजर्शन एंड डिलीशन। अब इस स्लाइड के माध्यम से मैं ये बताने वाला हूँ कि ट्रेट्स कैसे पास करता है पेरेंट्स से चिल्ड्रन में, ठीक है। इसलिए कि एक गुण माँ का या पापा का बच्चा ले लेता है, तो उसमें कोई एक तो डोमिनेंट होगा, इसीलिए ना बच्चे में आया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पेरेंट जो है अपना जीन, है ना, वो बच्चे तक पहुँचा देते हैं, ठीक है। और मिसाल के तौर पे जैसे आई का कलर, है ना, ब्राउन, वो डोमिनेंट है और ब्लू रिसेसिव है, तो यहाँ पे 75% चांसेस बन जाता है कि ब्राउन आइज़ हो, 25% चांसेस बनता है कि ब्लू आइज़ हो। और ये जो ट्रेट जो पास हो रहा है जनरेशन से जनरेशन में, ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है।